प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 10 कवार सीरीज के तहत आज हम लेके आए हैं सीरीज नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे 14 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर और 15 अगस्त के 10 क्वेश्चन। 15 अगस्त तो आपको याद ही है, अपना स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस स्पेशल 10 क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चंस के आंसर खोज लिए होंगे या लिख लिए होंगे। अब बारी है इन क्वेश्चंस के आंसर को मिलाने की। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सीरीज नंबर 11 का पहला क्वेश्चन, यानी 14 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर से संबंधित जो अपना पहला क्वेश्चन था वो था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव पहली बार संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? दूसरी बार उनका चुनाव कहाँ से हुआ? ठीक है। अब ये ध्यान रख लेना है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव हुआ था, जब पहली बार वो चुने गए थे, तो वो चुने गए थे पूर्वी बंगाल से, ठीक है। कई किताबों में पश्चिम बंगाल लिखा, लेकिन पश्चिम बंगाल तो उस समय था ही नहीं ना। उस समय तो खाली बंगाल ही था, और बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी में इसलिए बांटा गया था कि बंगाल काफ़ी बड़ा प्रांत हो गया था, तो पूर्वी और पश्चिमी ऐसा हम बांट के चलते थे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में पहला चुनाव हुआ वो पूर्वी बंगाल से हुआ। समस्या क्यों आई कि इनका 2 बार चुनाव कराना पड़ा? समस्या इसलिए आई कि उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो सबको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत का बंटवारा हुआ और 2 नए राष्ट्र बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को बना पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को बना भारत, ठीक है। यानी भारत आज़ाद हुआ। अब ये ध्यान रख लेना है कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ वैसे ही ये पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, यानी कि अब अंबेडकर हो गए पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि उन्होंने दिया उस पद से त्यागपत्र देने के बाद उनका फिर से दोबारा चुनाव कराया गया, और वो सीट थी पूना संसदीय सीट, या कह सकते हैं पूना संविधान सभा सीट। और पूना है कहाँ? तो जाहिर सी बात है उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी था, महाराष्ट्र नहीं, ठीक है। मुंबई प्रेसिडेंसी, यही आंसर हमको देना है। तो पूना मुंबई प्रेसिडेंसी के तहत एक संसदीय सीट थी, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव को संविधान सभा में शामिल करने के लिए किसने अपनी संसदीय सीट से त्यागपत्र दे दिया था? उनका संबंध किस पार्टी से था? तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोबारा जब चुनाव लड़ना हुआ, तो जाहिर सी बात है चुनाव तो हो चुके थे, अब होना था उपचुनाव। उपचुनाव का मतलब कि कोई सदस्य त्यागपत्र देता, या कोई सदस्य त्यागपत्र दे चुका हो और उसकी सीट खाली हो, वहाँ से इनको लड़ाया जाए। तो ऐसी कंडीशन बनी कि एक व्यक्ति हैं M.R. जयकर, मुकुंद राव जयकर, ये पहले ही कांग्रेस पार्टी से चुन के संविधान सभा में गए थे और इस घटना के पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इनके ही खाली सीट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उपचुनाव के तहत जिताकर संविधान सभा में लाया गया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को पूछने वाले अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। जैसे भी मैंने पूछा, डॉक्टर भीमराव को संविधान सभा में शामिल करने के लिए किसने अपनी संसदीय सीट से त्यागपत्र दे दिया था? ठीक, तो जाहिर सी बात है त्यागपत्र पहले ही दे चुके थे, ठीक है। लेकिन लिखने, पढ़ने और क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा उलझाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, M.R. जयकर, इनका संबंध किससे था? कांग्रेस पार्टी से थे। और यहीं पर अगर इनका नाम आ चुका है तो पूना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति रह चुके हैं ये, ठीक। कौन? M.R. जयकर, पूना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब और किसके विरोध स्वरूप मनाया? तो यहाँ ध्यान रख लेना है पहले कब। तो कब अगर देखा जाए तो 16 अगस्त 1946। क्यों मनाया? मनाया इसलिए कि वेवेल ने, ठीक है, वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया। इसके विरोध में ही मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अब मुस्लिम को लगने लगा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आ रही है और मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब हुआ ये कि जैसे ही मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया, वैसे ही देश के विभिन्न भागों में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें से बंगाल का नोआखली, जहां सबसे भीषण दंगे भड़के, ठीक है।
तो ये ध्यान रख लेना है। अंतरिम सरकार बनाने हेतु अभी इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लिया जाए कि बेबल ने कब आमंत्रित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो ये आंसर होगा 1 अगस्त 1946। 1 अगस्त 1946 को वेबल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और इसी बात से चिढ़ करके मुस्लिम लीग ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के लिए 16 अगस्त 1946 की डेट निर्धारित की और इसका परिणाम ये हुआ कि देश भीषण दंगों की चपेट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान को लागू किए जाने संबंधी प्रावधान हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन था, यहाँ मैं सीधे बता दे रहा हूँ। ध्यान रख लेना है कि पहले 1 से 51 का तक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर संसद आती है, वहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमको चलना होगा संविधान के सबसे पीछे अनुच्छेदों में। तो पीछे अनुच्छेदों में अगर हम चलें तो एक अनुच्छेद अपने पास अनुच्छेद 394। ठीक है, तो अनुच्छेद 394 में ही इस संविधान के लागू होने की चर्चा की गई है कि 26 नवंबर 1949 यानी कि जिस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, उसी दिन कई अनुच्छेद लागू हो गए, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ। लागू हो गए और जो बाकी अनुच्छेद बचे हुए थे वो लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। तो इसी बात की चर्चा 394 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के सर्वाधिक प्रतिनिधि थे? यहाँ ध्यान रख लेना है कि मैसूर देशी रियासत के सबसे अधिक प्रतिनिधि थे, 7 प्रतिनिधि, और सेकेंड नंबर पे ट्रावनकोर, इनके थे 6 प्रतिनिधि। ठीक है, हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। वो इसलिए ध्यान देना है कि इस समय जो है 1 साल से ट्रेंड में ये क्वेश्चन है। हर 3 आयोगों में से एक आयोग कभी न कभी ये क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है कि संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला। ठीक है, दलित व्यक्ति नहीं, यहाँ दलित महिला शब्द यूज हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है कि उन्हीं 15 में से एक होंगी जो 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। ठीक है, तो इनका नाम है दक्षयानी वेलायुधन। किस राज्य से थी? तो केरल। ठीक है, अब इनके बारे में अगर पूरा देखना होगा तो करंट की वीडियो में जाइए, और 1 से 7 जुलाई वाली करंट की जो वीडियो है उसमें इनका नाम चर्चा में था। ठीक है, वहाँ इनके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। 7 नंबर को, अब ये 6 नंबर हुए, 6 क्वेश्चन हुए सब्जेक्ट के। अब आते हैं करंट के क्वेश्चंस पे। अब करंट के क्वेश्चन पे अगर ध्यान दिया जाए तो जो पहला क्वेश्चन हमारा बना हुआ है वो है बैस्टिल डे परेड। काफ़ी चर्चित रहा, अमूमन जिसने भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा समाचार पत्रों पे या कहीं भी सुना होगा तो उसे पता ही होगा कि बैस्टिल डे परेड किस देश में मनाई जाती है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर फ्रांस देश हो गया। कब मनाई जाती है? तो 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई को फ्रांस में बैस्टिल डे परेड मनाई जाती है। ठीक, ये ध्यान रख लेना कि बैस्टिल डे परेड जो है ना, बैस्टिल डे जो हम देख रहे हैं पहले एक किला था और आगे चल के ये जेल में तब्दील हो गया, और यहाँ पे जो है कुछ हमला हुआ था, उसी संदर्भ में इस दिन को याद रखने के लिए फ्रांस वाले बैस्टिल डे परेड मनाते हैं। और ये 1789 की घटना है, और ये जो घटना घटी थी 14 जुलाई को ही घटी थी, इसलिए बैस्टिल डे परेड मनाई जाती है। हमारा आगे क्वेश्चन था कि बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, और 2009 में इनको जो है फ्रांस ने आमंत्रित किया था बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर। ये अलग बात है कि अपना मीडिया जो इस समय जो 180 देशों में 161वें स्थान पर चल रहा है, वो जो हमको पूरी जानकारी नहीं देता है, तो कुछ जानकारी हमको निकालनी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जिनको बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में भारत ने किस देश को एक सेवारत मिसाइल कार्बेट उपहार में दिया है? ठीक, तो इसका आंसर होगा वियतनाम। तो ये क्वेश्चन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले साल ये देखने में आया कि ऐसी जो भी घटना हुई, भारत ने किसी देश को कोई अपना युद्धपोत दिया हो, किसी देश को युद्धपोत बेचा हो, किसी को उपहार स्वरूप दिया हो, या कोई भारतीय पोत किसी अन्य देश में गया हो किसी सौहार्दपूर्ण
यात्रा पर, तो वहाँ से ये नाम पूछा गया है उन जहाज़ों का। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान रख लेना है कि सीधा सा होगा, किस देश को एक सेवारत मिसाइल कॉर्बेट, सेवारत मिसाइल कॉर्बेट का मतलब कि अभी भारतीय नौसेना से उसको सेवा मुक्त नहीं किया गया था, सेवा में अभी भी था। तो कॉर्बेट का मतलब यहाँ ध्यान रख लेना है कि छोटे जंगी जहाज या छोटे वो जहाज जो युद्ध में भाग लेते हैं उनको हम कॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसा था कि छोटा जहाज था लेकिन मिसाइल इस पे से दागी जा सकती थी, तो यही समझना है। मिसाइल कॉर्बेट उपहार में दिया तो वियतनाम, और इसका अब आगे मैंने पूछा था कि इस कॉर्बेट का नाम, ठीक है, तो INS यानी इंडियन नेवी शिप, और इसका नाम है कृपाड़, INS कृपाड़। ठीक, तो INS कृपाड़ को भारत ने वियतनाम को उपहार स्वरूप दे दिया है। ठीक, वियतनाम के रक्षा मंत्री भारतीय दौरे पर थे जुलाई के महीने में, और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें उपहार स्वरूप ये कॉर्बेट दिया है। ठीक, अब यहाँ से जब इसकी बात आ गई है तो ध्यान रख लेना है कि INS कृपाड़ कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, तो 12 जनवरी 1991। ठीक है, 12 जनवरी 1991 को INS कृपाड़ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ तथा किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ ध्यान रख लेना है, मैं बार बार समझाते आ रहा हूँ कि सबसे पहले तो जगह का नाम लिखेंगे नोएडा, फिर लिखेंगे जिले का नाम, जिला है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, मैं बार बार अपनी हर क्लास में ये समझाते आ रहा हूँ कि यहाँ ये ध्यान रख लेना है कि जैसे ही जिला पूछेगा ना वैसे ही सारे आंसर बदल जाएंगे। अगर नोएडा भी वहाँ लिख दे और गौतम बुद्ध नगर भी लिख दे और क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहे, ऐसे पूछ ले कि भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस जिले में किया, ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, तब नोएडा नहीं होगा। मैंने पीछे ही बता रखा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दो ये शहर हैं जो आते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत। ठीक है, तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर किसके द्वारा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा ही इस पार्क का उद्घाटन किया गया। मैं जुलाई 2023 लिख दे रहा हूँ, डेट आपको खोजनी है। ठीक है, जुलाई 2023। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैत्रेयी जो हाल ही में चर्चा में रहा क्या है। हाँ, उम्मीद है कि कुछ लोगों ने खोज लिया होगा और कुछ लोग नहीं खोज पाए होंगे, तो चिंता की बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको खोजने के लिए या जिनको पढ़ने के लिए थोड़ी सी दृष्टि अलग रखनी होगी, तो यहाँ पे पहले ध्यान रख लेना है। मैं 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान। केरल के कोच्चि, पुराना कोचीन, कोच्चि शहर में, केरल के कोच्चि शहर में त्रियुनिथरा ये जगह का नाम है। ठीक है, त्रियुनिथरा में पीरामल फाइनेंस द्वारा स्थापित पूर्ण महिला शाखा का नाम, स्थापित पूर्ण महिला शाखा का नाम। क्या समझ में आया कि पीरामल फाइनेंस जो है ना, उसने क्या किया है कि केरल के कोच्चि शहर में स्थित त्रियुनिथरा में अपनी जो ब्रांच खोली है, और उस ब्रांच में जो काम करने वाले हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं।
इस वजह से इस ब्रांच को नाम दिया गया या इस शाखा को जो नाम दिया गया वो था मैत्रेयी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया। और ये भी ध्यान रख लेना है कि पीरामल फाइनेंस जो कंपनी है उसके द्वारा स्थापित ये पहली पूर्ण महिला शाखा थी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, भारत की नहीं, सिर्फ पीरामल फाइनेंस कंपनी द्वारा स्थापित पहली पूर्ण महिला शाखा। राज्य पूछे तो केरल, शहर पूछे तो कोच्चि, जगह पूछे तो त्रियुनिथरा। ठीक है, और इसी महिला शाखा को एक नाम दिया गया जो मैंने क्वेश्चन में यूज किया था, वो है मैत्रेयी। ठीक, ये रहे 14 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर। अब आते हैं 15 अगस्त के 10 क्वेश्चन पर। हाँ तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 तारीख के 10 क्वेश्चन। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान कब तथा किसके द्वारा लाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस समिति की कहाँ हुई बैठक में पारित हुआ, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया तथा इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किसने किया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसके द्वारा तथा कब ब्रिटेन की संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत सदन में विधेयक कब पारित हुआ। ये ध्यान रखिएगा, 3 या 4 क्वेश्चन है इसमें, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर ब्रिटेन के सम्राट ने कब हस्ताक्षर कर उसे अधिनियम बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। क्वेश्चन नंबर 7, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी, उनका संबंध किस देश से है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इस प्रतियोगिता की विजेता एवं उप विजेता टीमें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, इस प्रतियोगिता की विजेता एवं उप विजेता टीमें। तो ये हैं अपने 15 अगस्त के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन करने के बाद जब मिलाया करिए तो व्याख्या पूरा सुना करिए, जिससे कि हमारी भी मेहनत रंग लाए और आपकी भी मेहनत रंग लाए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके साथ के अन्य जो भी विद्यार्थी हैं उनको भी अपने चैनल के साथ जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।